सभी का सौभाग्य कि आज इस विश्व मंच पर हमें आज हम सभी प्रतिभागी के रूप में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये हमारा परम सौभाग्य कि हमें आपकी मेजबानी का सुअवसर प्रदान हुआ। अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ये वर्कशॉप अपने सफलता के शीर्ष तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं उसमें आप सभी का सहयोग अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप सभी से एक निवेदन कि नीचे चैट बॉक्स में आप सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस, अपना नाम, अपनी मेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बहुत जल्दी से नीचे रिकॉर्ड कर दीजिए। कुछ ही क्षणों में हमारी रिसोर्स पर्सन हमारे बीच में आने वाली हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही वो आते हैं हम अपना सत्र शुरू कर सकें। इसी के साथ में कल आप लोगों को मेल के द्वारा कुछ क्वेश्चन भेजे गए थे। आज उसका लास्ट डे है। शाम 6 बजे तक के आप लोगों ने अपने अपने आइडियाज हम लोग को लिख भेजने हैं। अभी जब आप लोगों के साथ में जुड़े तो मेरे मन में एक मंथन चल रहा था कि किस तरह से आप लोगों के साथ ये 5 दिन व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। केवल 2 दिनों का हमारा आपका साथ और, लेकिन उसके बाद भी ये विश्वास करती हूँ कि यद्यपि इस मंच पर तो हम नहीं होंगे एक साथ, लेकिन एक दूसरे की स्मृतियों में अपने अपने महाविद्यालयों के रूप में हम लोग सदा एक साथ जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दूसरे का सानिध्य, एक दूसरे का साथ लेते हुए, एक दूसरे के कॉलेजेस को सपोर्ट करते हुए हम लोग मिलकर सामूहिक रूप से आगे बढ़ें। और जो हमारी हरियाणा की शिक्षा पद्धति जो इस समय नवीन मानदंडों को अपना रही है, हम सब लोग उसका एक लघु लेकिन बहुत ही सशक्त पार्ट के रूप में हम लोग अपनी भूमिका निभाएं। ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि इस वर्कशॉप के बाद भी हमारा आपका ये साथ बना रहे। आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि लक्ष्मी मैम, प्रिंसिपल मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर नमिता मैम को कॉल कर रही हूँ इधर से और उसके बाद गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम नमिता इज देयर? डॉक्टर नमिता राजपूत इज देयर? नो मैम, मैं उनको कॉल कर रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, यू डोंट कॉल हर, आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं कॉल कर दूंगी जब सब लोग आ जाएंगे, तो मैं उनको फोन कर देती हूँ। एंड प्रिंसिपल आंगरा जी? हाँ, मैं उनको फोन कर चुकी हूँ और उन्होंने कहा है कि वो आ रहे हैं और आज मैं उनको अपने सम्मानित और विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने वाली हूँ। चलो, इट्स ओके। थैंक यू मैम। लक्ष्मी मैम, नमिता मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नमिता नाम का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नमिता नाम का स्वागत है इस मंच पर। डॉक्टर नमिता राजपूत, गुड मॉर्निंग डॉक्टर नमिता। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। आज 5th क्राइटेरिया आई होप आपके पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा ठीक लग रहा होगा कि कैसे हमें आगे नैक में बढ़ना है, एक्रेडिटेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं। ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा, बहुत मिन्यूटली आप हमें एक एक चीज बता रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये इसी को ऐसे ही आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इस तरह के सेशंस। जो जैसे अभी मेरा एक बहुत ज्यादा वो है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में ना पॉलिसीज बननी चाहिए। एक सेकंड होल्ड करिए। ये हम सभी का सौभाग्य कि आज हमारे साथ में MDSD कॉलेज अंबाला की प्राचार्य डॉक्टर किरण आंत्रा जी हमारे डॉक्टर किरण मैम, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। नो मैम, आप इसमें शो नहीं हो रहे हैं। कौन? मैं? किरण आंत्रा मैम जी। अच्छा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर किरण आंगरा जी, हम आपको देखना भी चाहते हैं।
नो मैम, नो मैम, नो मैम। बता रही हूँ, और सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम आपका वेट कर रहे हैं। आप प्लीज दोबारा से कनेक्ट होइए। जी प्लीज, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। In the meantime, Dr. Amita, she should start with her next criteria, madam. हाँ जी, मैं अभी 1 मिनट कनेक्ट कर रही हूँ, 1 सेकंड। ओके। डॉक्टर लक्ष्मी किरण मैम हमारे साथ है। ओके, अच्छा। डॉक्टर किरण मैम, MDST कॉलेज अंबाला से डॉक्टर किरण आंद्रा मैम हमारे साथ में है। मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? किरण आंद्रा मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं मैम? आपकी वॉइस नहीं है मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, उधर से आपका माइक म्यूट है। किरण मैम, आपका माइक म्यूट है, प्लीज आप इसको अनम्यूट कीजिए। किरण मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चल रहा है ना? डॉक्टर किरण मैम हमारे साथ में जुड़ रही हैं और 7-day इंटरनेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन रिवाइज असेसमेंट एंड एप्रिडिएशन फ्रेमवर्क ऑफ NAC कॉलेजेस अर्थात संबद्ध महाविद्यालयों के लिए आकलन व प्रत्यायन विषय पर संशोधित रूपरेखा कार्यशाला में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता अपने संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में आप सभी का किरण मैम हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। किरण मैम, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। मैम, सबसे पहले अपनी संपूर्ण भावनात्मक के साथ अपने संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारा विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर मैम हमारी आज की वर्कशॉप को गरिमा प्रदान कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। Thank you so much. Thank you so much, Lakshmi, for making me to invite to this forum. First of all, I appreciate you for holding the pre-international webinar and the present webinar on the NAC. Are you able to listen me? Are you able to listen me? Are you able to listen? बिल्कुल मैम, आपकी वॉइस आ रही है, प्लीज आप बोलिए। I really applaud your efforts to hold this present seminar, which is itself a challenge in itself. I hope my voice is not clear. I'm getting some messages here. Is it like that? कोई दिक्कत नहीं है मैम, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत है कि आप हमारे साथ में उपस्थित है इस मंच पे। Okay. So किरण मैम, or I will come in between. Yes. Can you are not able to listen me, I feel. I hope you are not able to listen me. मैम आपकी आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं? So, okay. I feel I was saying that your own stay in the college is just for 4 months.
Yes, ma'am. And your 4-month stay is indirectly proportional to your inputs to the institution. Friends, I have gone for accreditation to different institutions across the country as a member coordinator for more than dozen of institutions. I have never seen Department of Hindi taking a lead for this work. So I appreciate, I bless you for this zeal for work, concern of institution to go higher and higher. No doubt, no flower can blossom in an institution without the support, guidance, faith in ability of a principal. I congratulate my worthy friend, Dr. Virendra Gandhi, for being such a team leader. I applaud her efforts to identify, motivate the bodyguards of the college. I feel that I got this opportunity today, and for few time in the past, yesterday I should say, I appreciate Namita Rajput ji, our counterpart in Aurobindo College, by explaining this mechanism of accreditation so simple way and so simple way. She has solved the zigzag puzzle in a very simple way. Thank you so much. Madam Namita, before I should say further, I want to tell Namita ji that there are two ways to attempt a paper, ma'am, if you are able to listen me. Yeah, I can listen to you. I should tell you one thing. Our institution has been selected under the Paramarsh scheme of UGC, and at present we are mentoring 13 colleges across Haryana. Yeah, it's a Madam, commendable thing. You are addressing our participants, and okay. I am very happy, but there is one basic, I seek your attention on one point. Okay. There are two things to solve any question paper. Number one is, you know the content of the material. And the second is, how to score well in it. Yes. We all know the quantitative questions have been given the benchmarks 0 to 4. There are certain questions where you have to give the real picture which is existing. You cannot do here and there. But there are certain questions where if you know to achieve the marks 4, we can think of increasing our potential. Like Guru Nanak College, in which you are here, is one of the potential colleges of Haryana. And many other participants, I don't know, must be coming from the potential colleges. Because I bring your attention here, there are certain questions like in research, third criteria, number of extension activities or outreach programs being conducted by NCC, NSS units. Ma'am, kindly tell all the participants what is roughly estimated, because nobody can assess the benchmarks as it is a computerized process. But your experience can help them to know that minimum this much should be done so that we could achieve a good benchmark, not 4, at least 3 or 4. So I will seek your attention in the last or along with the criteria. You surely go for it. I express my thanks again. Yeah. Thank you so much. As far as the outreach and the social endeavors are concerned, I would like to tell you the practice of my own college, that my college is also accredited under the new framework, that is the revised accreditation framework. So I try and do at least one activity a month. And this is, sometimes it is more for the students. So there is no otherwise a benchmark for this. But actually, they expect at least 10 activities or 12 activities in a year. So you can, combine it with some digital activity so that, the outreach program can be giving digital education. It can be doing a project with the slum people wherein, we are connected. Some kind of say computer can be installed in a rural college or a rural school. So you are partnering with them. Your college students are going there
as a teacher and giving them the inputs about the digital education, explaining them the gender issues. So you can do it any way you want. But in my college, I try to do one activity in a month. Rest all you can do it online also. Like every person has a smart mobile. Even in the rural areas, you can see the mobiles usage is quite high, and you'll be amazed to know that the mobile banking is more in rural areas compared to urban areas. Yes, there are infrastructure problems, but we can always talk to ministry. So I have done an ideation workshop, the output of which we will share with the ministry. That how we can stop presenting your screen, please. And there is a lot of disturbance today. I don't know. Lakshmi, ask your participants to please switch off their microphones. मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने अपने माइक्स, अपने अपने वीडियोस ऑफ कर लीजिए, जिससे कि हमारा सेशन स्टार्ट हो पाए। लक्ष्मी जी, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी जो अभी मेरे से किरण जी ने पूछी है कि इसमें नैक ने कोई नंबर मेंशन नहीं किया, ठीक है। प्लस अब हम इस फोरम पे जुड़े हुए हैं और IQAC क्लस्टर का ग्रुप में आपको मैंने शेयर कर दिया था, तो वहां पे इस तरह की बातें आप लिख के अपनी अपनी छोटी छोटी क्वेरी को, क्योंकि जो भी आप क्राइटेरिया स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे क्राइटेरिया आपको एक साथ स्टार्ट करने हैं विद टीम्स, विद डिफरेंट टीम्स। हर टीम का एक कोऑर्डिनेटर आप बनाइए, जिसके अंदर परमानेंट टीचर्स भी होंगे और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी रख सकते हैं हम इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स का इनपुट, रिवर्स मेंटरिंग इसको हम कहते हैं, ये मेरा अपना आइडिया है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा इन्वॉल्व करके रखती हूँ। स्टूडेंट काउंसिल का एक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा नैक के लिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, क्योंकि हम लोग जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात जी को इंक्लूड सभी को समझ में आए और हम एक्रेडिटेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव कर सके, तो स्टूडेंट्स का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, गुरु से मिलती है शिक्षा, हमें से मिली है, बल्कि मैं अपने मुझे बच्चों के डॉक्टर नमिता आपको 16 डॉक्टर नमिता मैम वर्कशॉप करेंगे कि उस पॉलिसी में आप ये इनोवेटिव वर्कशॉप लिख। हाँ जी डॉक्टर नमिता मैम, क्षमा के साथ मैम आपकी वॉइस काफी ब्रेक सुन पा रहे हैं मैम? बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। अच्छा हाँ, तो मैं रीजॉइन करती हूँ एक सेकंड। हाँ मैम प्लीज। डॉक्टर आरती मैम, डॉक्टर आरती सिंह, डॉक्टर आरती सिंह जी आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर आरती सिंह जी? We can hear you, लक्ष्मी, हम सुन पा रहे हो। ओके, डॉक्टर आरती सिंह जी से मेरा निवेदन है, डॉक्टर नमिता मैम हेलो। हाँ जी मैम। ओके मैं कर चुकी हूँ, मैं रीजॉइन कर चुकी हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ठीक है, तो मैं अपनी बात कहना शुरू कर रही हूँ। अभी मैंने क्राइटेरिया के ऊपर स्टार्ट नहीं किया है, बट मुझे 2-3 चीजें आपको बतानी है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सबसे पहले पॉलिसी बनानी पड़ेगी और पॉलिसीज का लिंक वेबसाइट पे पेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड है, चाहे जो हम पहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर चुके हैं, चाहे हम नैक की किसी भी की बात करेंगे, हर क्राइटेरिया के अंदर भी आपको पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेगी। और आप जो भी काम करें बहुत ही सिस्टमैटिकली करें और अपने पॉलिसीज के तहत करें, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आगे नेट को देनी है आपके पास पॉलिसीज मेंशन होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बताऊंगी, जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे उसके अंदर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बात बहुत अच्छे से कह पाते हैं, और अगर हम स्टूडेंट्स के काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते किसी कमेटी में, तो हम उस चीज से वंचित रह जाते हैं जो हमें वो बात सिखाते हैं। और मैंने आपको बताया इसको हम रिवर्स मेंटरिंग कहते हैं। मेंटरिंग जैसे परामर्श स्कीम ने मैडम ने बताया कि उनके अंदर 13 कॉलेज परामर्श स्कीम के अंदर वो मेंटरिंग कर रहे हैं, तो विच इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल स्कोर। इसका मतलब है कि हमें इंस्टीट्यूशन को लेकर आगे बढ़ाने के, क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो इसको हम कैसे करेंगे ये हम कॉलेज के ऊपर छोड़ते हैं, पर वो हमें प्रोसीजर जो नैक ने दिए हैं और जो जैसे हम नंबर के ऊपर मैडम ने बताया हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट्स को हम उनकी बात, अब जैसे मैं आपको अपने कॉलेज का एग्जांपल दे रही हूँ, जबकि वो इसी क्राइटेरिया में आएगा, पर फिर भी मैं आपको पहले दे रही हूँ ताकि आप बात को कनेक्ट कर सके। मेरे कॉलेज में मेरे हर डिपार्टमेंट में, हर काउंसिल में जितनी भी कमिटीज वर्क कर रही हैं, आप इनिशिएटिव है कि वो मंथली मैगजीन्स लॉन्च करते हैं जिसको हम ई मैगजीन्स कहते हैं। किसी ने अपनी न्यूज लेटर्स बनाई हुई हैं, किसी ने किसी का, अब मैं उस दिन देख रही थी कि हमारे अभी मैं आपको भी पार्टिसिपेंट्स को भी शेयर करूंगी, मेरे कॉलेज का एक कमर्शिया है, कॉमर्स डिपार्टमेंट की मैगजीन है, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज करी, कैसे कैसे करी, जैसे बजट के ऊपर है, जैसे वुमेन डेवलपमेंट सेल है तो वो हर वेडनेसडे एक पोस्ट डालता है फेसबुक पे, विंसम वेडनेसडे पोस्ट, जिसके अंदर विमेन लीडरशिप को वो हाईलाइट करते हैं, और ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हमारी एक मैगजीन है। तो इस तरह के काम हमारे कॉलेज के बच्चे अपने आप से कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये इससे अच्छा एफर्ट तो कोई है ही नहीं कि आपके अपने कॉलेज के बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज को करें। तो मैंने ह्यूमन राइट कमीशन से बात की थी, मैंने उन बच्चों को अपलॉड करवाया, उनको अवार्ड दिलवाया कि इसमें, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैं बहुत ओपन डाइस पे ये कह रही हूँ कि ये मेरे ऑरबिंदो इवनिंग के बच्चों का अपना खुद का इनिशिएटिव है। वो सिर्फ हमसे थोड़ा सा सपोर्ट इस तरह से मांगते हैं कि मैम हम ये कर लें, और मैं उनको परमिशन देती हूँ और मैं उनका ड्राफ्ट भी रीड नहीं करती, हमारा इतना भी कंट्रीब्यूशन किसी भी टीचर का उसमें नहीं है, तो अपने क्रेडिट्स हम नहीं लेते, जहाँ पे जो बच्चों का कंट्रीब्यूशन है उसको हम हाईलाइट करते हैं, और ये स्टूडेंट सपोर्ट के अंडर आता है, जो कि आज हम क्राइटेरिया कर रहे हैं। ये क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप ये स्टूडेंट लीडरशिप की भी बात करते हैं, हम हमेशा टीचर्स की लीडरशिप की बात करते हैं, हम स्टूडेंट लीडरशिप की बात नहीं करते। तो अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स या इस तरह के कार्यक्रम कराएंगे जिसमें स्टूडेंट लीडरशिप हो, तो जैसे मेरे डे पे उन 9 बच्चों को, उनके एडिटोरियल बोर्ड को, सबको सर्टिफिकेट दिलवाए, सबको, उनको कई लोगों को स्कॉलरशिप भी मिला है, कईयों को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस मिला है। तो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और यही चीजें मैं आज के अपने वक्तव्य में कहूंगी, स्टूडेंट सपोर्ट एंड सब प्रोग्रेशन। आप देखिए, जब भी बच्चा एक कॉलेज में आता है, मैं क्राइटेरिया पे स्टार्ट कर चुकी हूँ अपनी थॉट्स को, अपनी नॉलेज को शेयर करना, जो मुझे जितनी आती है। तो कॉलेज जब में कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है तो उसके अपने कुछ ख्वाब होते हैं कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ। कईयों का ख्वाब होता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आऊँ, किसी का ख्वाब होता है कि मैं MDU में पढूं, किसी का होता है कि मैं हरियाणा में, किसी जहाँ जहाँ आप जन्म आपका हुआ है, जहाँ जहाँ पे आप अपने आपकी रिहाइश है, उस हिसाब से अपने मार्क्स आपके कितने आए हैं, उसके हिसाब से आपकी कॉलेज की चॉइस होती है। चॉइस के बाद जिस कॉलेज में भी आप जाते हैं, हमेशा एक स्टूडेंट से उसका एक फ्रेमवर्क होता है कि आज मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया है, आज से 3 साल की जर्नी के बाद, अपनी डिग्री लेने के बाद मैं अपनी नौकरी के तहत जाऊंगा या मैं हायर एजुकेशन और प्राप्त करूंगा। कई लोगों का टीचिंग में इंटरेस्ट होता है तो वो PG के बाद MPhil और PhD करते हैं, इसको हम स्टूडेंट प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर हम UG के बाद सीधा नौकरी में जाते हैं तो उसको हम प्लेसमेंट के अंदर लेते हैं, और अगर कोई बच्चा रिसर्च में आगे जाना चाहता है तो वो इसका मतलब वो इंस्टीट्यूशन के लिए वो प्रोग्रेशन जो है वो डेटा आपको नेट में देना पड़ता है। तो कोई भी क्राइटेरिया का नंबर शुरू करने से पहले मैं इसका ओवरव्यू जरूर देती हूँ, ताकि सभी सदस्यों को जो इस वर्कशॉप का पार्ट है उनको पता चल जाए कि हम किस दिशा में मूव कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे कॉलेज में, हमारे कोई भी कॉलेज की हम बात कर रही हूँ, हम DU की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं कि आपको SC, ST, OBC और नई पॉलिसी के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी की आपको रिजर्वेशन देनी पड़ती है, उसमें उनको मार्क्स का कंसेशन मिलता है। जैसे वॉर विडोज है, उनका कोई, या वीर परमवीर चक्र मिला है, या इस तरह की कोई भी आपकी आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट को और दे सकते हैं। तो जैसे अब कोई डिसेबल्ड बच्चा है, तो इस तरह के जो भी कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, डिसेबल्ड है
या SC ST OBC है या EWS है या कश्मीरी माइग्रेंट है, तो हमारे पास एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारा, तो हमें वो सारी पॉलिसीज को मानना पड़ता है। उन पॉलिसीज को मानने के लिए अगर हमें अपने मापदंडों को चेंज करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ती है। हम कुछ परसेंटेज गर्ल्स के लिए स्पेशल रखते हैं कि गर्ल्स का जो एजुकेशन लेवल को हम उसमें बढ़ा सके, कि अगर किसी कारणवश किसी लड़की के थोड़े से नंबर कम आए हैं तो 1-2% का कंसेशन उनको दे सकते हैं। तो ये हमें अपनी पॉलिसीज में, एडमिशन पॉलिसीज में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस बात का कि एक इंस्टीट्यूशन का रोल स्टूडेंट बिल्डिंग में, स्टूडेंट के प्रोग्रेस करने में, स्टूडेंट के प्रोग्रेशन में, प्रोग्रेशन का मतलब है ऊपर ऊपर जाना हायर एजुकेशन में, from UG to PG, from PG to MPhil, from MPhil to PhD, from PhD to postdoctorate, and from postdoctorate to any kind of a any kind of a higher education from any of the institute. तो ये प्रोग्रेशन आपको, क्योंकि डेटा पिछले 5 साल का देना होता है, तो आपको बच्चों के साथ एक कनेक्शन बना के ही रखना है। जैसे ही आप बच्चे को, जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं 3rd ईयर के, उसके साथ आप उनके साथ एक फॉर्म भरवा के रखिए जो एडिटेबल हो। आप हमेशा उसको गूगल ड्राइव पे काम करिए नैक का, क्योंकि नैक का काम कॉन्टिन्यूस काम। तो आज एक एक्टिविटी हुई, उसको नैक के ड्राइव पे आपने डाल दिया, कल दूसरी एक्टिविटी हुई, उसको भी आपने डाल दिया, साथ में आपने प्रूफ्स डाल दिए, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पूरा डेटा ऑटोमेटिकली नैक का रेडी हो जाता है। पर ऐसा कल्चर किसी भी इंस्टीट्यूशन में फॉलो नहीं होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ कि जब जैसे बच्चों के ऊपर एग्जाम आते हैं तभी बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं, उसी तरह से जब नेट की डेट नियर आती है, जिस टाइम पे पोर्टल बंद होने वाला होता है, तब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपनी पेस को बढ़ाते हैं कि हमें ये भी नहीं है, हमारे पास वो भी नहीं है, तो उसमें उल्टा सीधा काम होने का डर रहता है। तो इसलिए अपने कल्चर में ही, जैसे आपका काम एक टीचर का टीचिंग का है, उसी तरह से आप टीचर्स को ये काम का कल्चर बनाइए कि जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है उसको टीचर इंचार्ज की एक वीकली मीटिंग आपकी जरूर होनी चाहिए, वीकेंड मीटिंग में आपका जिस भी डिपार्टमेंट का काम हुआ है, नेट वाले वीकली मिले, वीकली नहीं मिल सकते, आप 15 दिन का कल्चर बनाइए। उसके ऊपर आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम हर सेकेंड फ्राइडे को या हर सेकेंड थर्सडे को या हर सेकेंड मंडे को, कोई भी आप पॉलिसी बना सकते हैं, हमें नेट का अपडेशन कराना ही कराना है। इससे 15 दिन में जो भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं, या आपने कोई भी कॉलेज में एक्टिविटी की है, स्टूडेंट्स ने कोई अपने आप कार्यक्रम किया है, NSS की कोई एक्टिविटी की है, कुछ भी हुआ है, तो 15 दिन के अंदर आपका ऑटोमेटिकली हमेशा नेट का काम रेडी रहेगा। ये आपके इंस्टीट्यूट्स को एक्रेडिटेशन कराने की बहुत सुविधा प्रदान करता है। तो अभी तक क्या है कि हम फिजिकली पेपर्स मेंटेन करते थे, कोई पेपर मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। ये कॉलेजेस में बहुत आम बात होती है कि हमेशा जब टाइम आता है तो पेपर खो जाता है। तो ये आपके या मेरे इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ये सभी कल्चर ऐसा है कि आप पेपर्स को संभाल के नहीं रखते, तो इसको डिजिटल फॉर्म में रखिए, इसको हमेशा गूगल ड्राइव्स पे काम करिए। हमारे नेट का काम भी ड्राइव्स पे हो रहा है, तो हमारे लिए इस टाइम पे काफी हद तक काम मैं अपडेट करवा भी चुकी हूँ, और हमारी नेट की मीटिंग्स अभी जूम पे हुई थी। अभी मैं फिर एक डेट मैंने उनको दी है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मुझे चाहिए। एक्शन टेकन रिपोर्ट हर क्राइटेरिया वाइज आप लेते रहिए कि आपने कहाँ तक अपडेशन कर दिया है और कॉलेज ने किस लेवल तक अचीवमेंट आपकी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें अगर आप स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव करेंगे, आप रिवर्स, मैं आपको इनोवेटिव रिवर्स सिस्टम करिए जिसमें आपको बच्चे पढ़ाएं और बच्चे आपको इनपुट दें। जैसे आप जो भी आप एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या कोई भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप बच्चों को आगे बुलाइए। उससे आप क्या करेंगे, उसका पॉलिसी में भी डालेंगे कि एक बच्चे को आप बहुत तरह से मदद करें। आपने बच्चे को आगे बुलाया, आप टॉपिक पहले से ही बता दीजिए कि हम आज क्लास में इस वाले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे बच्चा थोड़ा सा अटेंटिव रहेगा कि कहीं मैडम हमारे से सवाल ना पूछ ले या सर हमारे से सवाल ना पूछ ले। तो एक तो उसको पहले से बैकग्राउंड होगा कि आप किस पे पढ़ाना जा रहे हैं। इससे अगर आप बच्चे को आगे बुलाएंगे, आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा रहे हैं। आप बच्चे को उसको वर्कशॉप का नाम भी दे सकते हैं। आप उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे कई बच्चों को बहुत झिझक होती है कि वो स्टेज पे नहीं आना चाहते हैं, उनके अंदर शाइनेस होती है, वो नहीं बोल पाते, बोलते बोलते अपने नाखून को काटना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर द 3 years ऑफ जर्नी
उसको एक रियलिटी में मूव करना है, रियल लाइफ में मूव करना है, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे वो नौकरी है, तो आपको बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स को बढ़ाना है। तो ये आप अपनी क्लास में पढ़ाते समय भी कर सकते हैं। तो इसको भी आप NAAC में रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमने बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम किया, हमने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया। चाहे आप क्लासरूम एक्टिविटी करा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कॉमर्स के 2 सेक्शन है, तो हमने दोनों सेक्शंस के बच्चों को, टीचर्स को इकट्ठे कर लिया, बच्चों को इकट्ठे कर लिया। हमारा फ्राइडे, मेरे कॉलेज का फ्राइडे इनोवेटिव टीचिंग डे में हमने बनाया हुआ है। इसकी बहुत ही प्रशंसा हुई थी हमारे NAAC के लोगों की। हम हर फ्राइडे एक इनोवेटिव टीचिंग करते हैं, चाहे वो हम बाहर से किसी को बुलाएं, चाहे हमारे अपने कॉलेज के टीचर्स करें, चाहे हम बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा करवाएं, उस दिन हम कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं। तो आप ये मान के चलिए 1 महीने में 4 इनोवेटिव एक्टिविटीज हमने करी, तो आपके साल की कितनी हो गई और 5 साल की कितनी हो गई। तो आपके पास NAAC को दिखाने वालों कितना इम्पोर्टेंट एक वो रहेगा डायस की आपके कॉलेज में आप एक्टिविटीज को किस तरह से प्रमोट करते हैं और आप एक्टिविटीज को किस तरह से आगे लाते हैं। तो इससे आपका मल्टीपल काम हो रहा है। एक तो आपका एकेडमिक एक्टिविटीज आगे बढ़ रही हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज में बच्चों को पहले से बैकग्राउंड है, तो उनकी समझ, उनकी चैप्टर्स का फॉलो अप, उनकी जो आप लर्निंग स्किल्स भी बढ़ा रहे हैं। आप देखिए इसी वर्कशॉप में आपने उनको पढ़ा भी दिया, तो आपका पाठ्यक्रम भी पूरा हुआ, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 1, 2, you have added to their presentation skills. 3, you have added to their communication skills. 4, overall the class will be a kind of a workshop in which you can see अब जैसे आप एक टीचर आपसे पूछते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, so you are also giving them a problem solving skills. तो आपने देखिए कि एक छोटे से लेक्चर को एक अगर थोड़ा सा इनोवेशन आपने ऐड किया तो आपने 5-6 तरीके से बच्चे की पर्सनालिटी को बढ़ा दिया। तो इस तरह की टीचिंग को प्रमोट करिए अपने कॉलेज में। आप अलग अलग डे बना सकते हैं, जैसे आप अपना कल्चर डे बना सकते हैं। जैसे आपके कॉलेज में जो बच्चे आते हैं विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, विभिन्न कंट्रीज से आते हैं, तो आप एक दिन ऐसा रखिए कि आप हर स्टेट के बारे में, जैसे आपने जनवरी को पंजाब डे बनाया, ये फरवरी को आपने बंगाल का डे बनाया, आप कुछ भी इनोवेशन कर सकते हैं। दिस इज लाइक प्रमोटिंग द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। सो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके बच्चे, अगर आप पंजाब से हैं तो सिर्फ आपको ही पंजाब का कल्चर पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। तो आपने उस एक्टिविटी को करा के आप जो भी बेस्ट एक्टिविटीज हैं वो आपने सारे लोगों को बता दी। सारे लोगों को बताने से इम्पैक्ट क्या हुआ कि उनको भी उस कल्चर के बारे में पता चल गया, और वो अलग अलग कल्चर्स के बारे में जब हमें स्टूडेंट पता चलता है, एज अ टीचर हमें पता चलता है, एज अ नॉन टीचिंग, क्योंकि मैं जो भी इवेंट कराती हूँ उसमें मैं सभी को इन्वाइट करती हूँ ताकि सभी लोग अपना अपना इनपुट दे सके, समझ सके, अपना नॉलेज को ब्रॉडन कर सके। तो इस तरह की इनोवेटिव टीचिंग और कल्चरल प्रमोशन एक्टिविटीज को आपको हमेशा आपके कॉलेज में बढ़ावा देना है। तो अब मैं एक नई उस पे आती हूँ। हमारा जो क्राइटेरिया है 5.1, इसके अंदर आपको आपका कैरियर एंड गाइडेंस सेल हमेशा होता है हर कॉलेज में, जिसके अंदर प्लेसमेंट की तरफ हम लोग काम करते हैं। पहली बात, आपको प्लेसमेंट की पॉलिसी बनानी है कि किस तरीके की आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दिलवानी है। ये अगेन फिट टू पर्पस होता है। जो भी पॉलिसी आप बनाएंगे, जैसे हमारे पास 7 कोर्सेज हम रन कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसीज भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगी। अगर मेरे पास साइंस कोर्सेज नहीं है तो मैं साइंस की कोई भी बात अपनी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में नहीं करूंगी, और स्टूडेंट्स को भी कोई लैब या असिस्टेंस केमिस्ट्री की, फिजिक्स की ऐसी मैं नहीं दूंगी। तो आपको फिट टू पर्पस आपकी पॉलिसीज बनानी है प्लेसमेंट को लेकर। उनका 360 डिग्री डेवलपमेंट करने के लिए आपको कंपनीज को भी इनवाइट करना है, तो आपको उसमें भी पॉलिसी बनानी है कि हमने कम से कम 1 महीने में 4 एक्टिविटी करनी है, 2 करनी है, 1 करनी है, जिससे कि हमारे बच्चे नौकरी की तरफ जो जाना चाहते हैं, जिसको हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट कहते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं, वो स्कूल से आते हैं, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होती। हमारे एज टीचर्स भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होती। तो क्राइटेरिया 5.1 में एक कॉलेज को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट की और ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम
कॉलेज की जिम्मेदारी है कि हमें ये बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। सबसे पहले तो आप जिस दिन ओरिएंटेशन डे होता है, जब बच्चे आते हैं कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, उनको पूरे कॉलेज की गतिविधियों से आपको अवगत करवाना है। कितनी कमिटीज रन कर रही हैं, कौन कौन सी कल्चरल कमिटीज आपकी हैं, कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इसका डिटेल आपको बच्चों को देना है सबसे पहली बात। तो जब करियर एंड गाइडेंस सेल आप बनाएंगे तो उसमें आप एक कमेटी ऐसी बना सकते हैं जिसके अंदर वो बच्चों को ये अवेयरनेस प्रोवाइड करे कि गवर्नमेंट के अंदर चाहे वो SC ST OBC है, EWS है, या मेरिट स्कॉलरशिप है, या फ्री स्कॉलरशिप्स है, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। अगर आप सिर्फ studyforbuddy.com टाइप करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी स्कीम्स मिल जाएंगी। तो आप ऊपर अपने एक एक्सेल शीट बनाइए जिसके अंदर डेडलाइंस डालिए, बच्चों को अलर्ट्स दीजिए। स्टूडेंट अलर्ट्स हमेशा वेबसाइट पे आपके कंटिन्यूअसली अपडेट होने चाहिए कि ताकि बच्चों को डेडलाइन का पता चल जाए। जैसे अब मैं अभी जैसे वेबिनार्स करा रही हूँ तो मेरे से खुद 2-3 डेडलाइंस मिस हो गई हैं। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री से लेना चाह रही थी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, बट वो मेरे से डेडलाइन खुद ही मिस हो गई है। तो हम बच्चों के लिए क्या करेंगे, जब एज अ प्रिंसिपल मेरे से ही मिस हो गई है कि मेरी अपॉर्चुनिटी वो अब अगले साल के लिए चल गई है, तो मैं ये काम बच्चों के साथ नहीं करती। हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन है, तो स्टूडेंट्स को लेके हमें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव काम करना है। तो आप अपने करियर एंड गाइडेंस सेल की पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी करिए लोगों की कि आपको SC के बारे में, क्योंकि हर एक कॉलेज में हर एक उसके नुमाइंदे होते हैं, SC ST भी होते हैं, OBC भी होते हैं, EWS भी है, डिसेबल्ड बच्चे भी हैं। तो आपको सभी का रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए ऐसी एक एक्सेल शीट बनानी है। तो स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है उसका आपको डेटा बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह देना है। और उसके बाद NAC को आपको इसका डेटा ये देना है कि कितने ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्राइटेरिया कितना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको NAC 20 नंबर देता है। 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो भी बच्चों के पास सैंक्शन लेटर आया है या बच्चों के पास जो भी अप्रूवल लेटर आया है उसको आपको कलेक्ट करके रखना है। और ये बच्चों को तभी पता चलेगा जब आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम अपने कॉलेज में करेंगे और बच्चों को इसकी डेडलाइंस के बारे में पता होगा, तो बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे। और लकीली हमारे कॉलेज में भी काफी बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। उसका आपको 5 साल का डेटा इकट्ठे करना है और उसको डेटा को आपको NAC के अंदर एक गूगल ड्राइव पे उसका लिंक अपडेट करना है कि हमारे बच्चों को अंडर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ये स्कॉलरशिप मिला है, नंबर 1। सो यू विल गेट 20 मार्क्स। इसको आपको कैसे करना है ये आपका NAC स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में पूरा मेंशन और पूरा टेम्पलेट गिवन है। आपको सिर्फ डेटा फिल करना है और जहाँ पे प्रूफ की बात होती है वहां पे वेबसाइट का लिंक आपको पेस्ट करना है ताकि NAC वाले जब भी वेरीफाई करना चाहें वो उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है 5.1.2। पहले वाला भी आपका क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स था कि NAC को आपको सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, और जो अब मैं क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ 5.1.2 ये भी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है। इसके अंदर आपको सिर्फ ये डिफरेंस है पहले और दूसरे में कि इसके अंदर आपको प्राइवेट संस्थाओं के साथ, NGOs के साथ जो आपके बच्चों को मदद कर सकते हैं और कितने बच्चों को उन्होंने मदद किया है पिछले 5 साल में उसका डेटा कलेक्ट करके इसमें देना है। तो देयर इज ओनली डिफरेंस that 5.1.1 you have to give the data of the scholarships given by the government, whereas in 5.1.2 you have to give the data which has been given by the private organizations, the NGOs and any of the corporate philanthropists। जो कई गरीब बच्चों की मदद करते हैं उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं कि वो जैसे टाटास, बिरलास ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है तो वो अपने बच्चों को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स हैं, स्टार्टअप स्कॉलरशिप्स हैं, तरह तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं उसकी स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपको सिर्फ अपने बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू इनकी डेडलाइंस बतानी है। और NAC के लिए आपको क्या करना है, NAC में आपको ऐसे बच्चों का नंबर में डेटा देना है कि आपके बच्चे कितने इस स्कीम से बेनिफिट उनको मिला है, पहले में गवर्नमेंट का और दूसरे में प्राइवेट। ये दोनों चीजें आपको देखनी है। तीसरी बात, इसके अंदर आपको डेटा पिछले 5 साल का चाहिए और सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में आपको डेटा भी मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे कॉलेज में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इतना स्कॉलरशिप मिला है और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के अंदर हमें इतने बच्चों को बेनिफिट मिला है। तो उनके अप्रूवल लेटर, उनके सैंक्शन लेटर्स आपको
आपको नैक की रिपोर्ट में अपलोड करने हैं एज लिंक। क्योंकि डेटा बहुत छोटा आपको करना होता है तो आप सिर्फ लिंक दे सकते हैं। लिंक को क्लिक करते ही वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वेबसाइट पे हमारे पास ये डेटा क्राइटेरिया वाइज सारा डेटा आपका वेबसाइट पे कंप्लीट पेपरलेस नेटवर्क आपको अल्टीमेटली जनरेट करना है। तीसरी बात 5.1.3 इसमें क्या होता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल एनहांसमेंट इनिशिएटिव्स कॉलेज को लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चों को बोलना सिखा दिया, प्रेजेंटेशन स्किल सिखा दिया, आपने किसी बाहर के बच्चे जो आपका एल्यूमिनाई है और जो अचीवर है उसको बुलाकर कोई सॉफ्ट स्किल्स आप कराइए, ये कंप्यूटर वर्कशॉप्स कराइए, कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स करा दी। तो अगर आप ऐसे काम रेगुलर बेसिस पे करें, इसमें भी मैं किरण जी ने पूछा कि ये भी कोई मापदंड नहीं है कि आप 12 करनी है 13 करनी है, आप एक तरकीब बना लीजिए। आप अपना एकेडमिक कैलेंडर जब बनाते हैं तो उसमें आपको हर एक कॉलेज के हर एक कमेटी के हर एक बारे में सोचकर आपको मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल कैलेंडर बनाना चाहिए ताकि आपसे कुछ मिस आउट नहीं हो जाए। अब आपको बहुत ही तरीके से काम करना पड़ेगा और बहुत ही रेगुलर तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे अब हमें भूख लगती है, हम तीनों टाइम खाना खाते हैं, हमारा एक खाने का रेगुलर फीचर है। और उसी तरह से अगर बच्चे को हमने 6 महीने में सिर्फ एक बार बता दिया कि ऐसे कंप्यूटर चलाना है तो आप इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम तो नहीं कहेंगे। भी काम करना है नेट के अंदर आपको कॉन्टिन्यूसली करना है। ये बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि हमें ये रिकरिंग एक्टिविटीज करनी है रिलेटिंग टू सॉफ्ट स्किल्स। जैसे बच्चे के सॉफ्ट स्किल्स आपको डेवलप कर सकते हैं, आप उनको टीम वर्क सिखा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सिखा सकते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं, आप बच्चों को एक केस दे सकते हैं कि आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, प्रोग्राम्स करा सकते हैं, योगा करवा सकते हैं, लाइफ स्किल्स में फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपने इस तरह की एक्टिविटीज को कॉन्टिन्यूसली किया तो नैक इसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर देगा। वोकेशनल ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइफ स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटीज, हेल्थ, योगा, आईसीटी, कंप्यूटिंग स्किल्स, तो ये आपके बहुत रेगुलर फीचर होने चाहिए। ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें से आपको अगर आप सभी करवा रहे हैं तो अपने नैक इसमें आपको 5 ऑप्शन देगा, तो आपको वो टिक करना है जो आप आपके कॉलेज में आप करवा रहे हैं। पर आपको इसके प्रमाण भी साथ साथ जनरेट करने पड़ेंगे। आप जियो टैग फोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं। जब भी वर्कशॉप हुई इसकी एक जियो टैग फोटो ले ली और उसको एज प्रूफ की तरह रख लिया। बाकी रिपोर्ट्स तो आपकी जनरेट होती ही है हर एक्टिविटी के बाद। मैं अपने कॉलेज में हर एक्टिविटी की रिपोर्ट बनवाती हूँ और 1-2 हमारे नॉन टीचिंग के लोग हैं और क्राइटेरिया वाइज टीम्स है, मैं उन तक वो डेटा पहुंचवा देती हूँ ताकि वो अपने काम को हमेशा अपडेटेड रख सके। इसी तरह का आप कल्चर अपने कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 5.1.4। अब देखिए कि जो आप करियर गाइडेंस, इसमें करियर गाइडेंस की बहुत ज्यादा मान्यता है नेक के अंदर। तो आप बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा सकते हैं। अगेन ये फिट टू पर्पस होती है। जैसे मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए कुछ वर्कशॉप्स में कॉन्टिन्यूटी कराती हूँ ताकि वो काउंसलर बन सके, अच्छे हॉस्पिटल ज्वाइन कर सके, इंटर्नशिप ज्वाइन कर सके। तो हम कॉन्टिन्यूसली हमारे बाहर के टीचर्स भी हम लोग बुलाते हैं, इंटरनल भी बनाते हैं, बट आपको उसका पेपर उसी तरह से ही बनाना पड़ेगा कि आप बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैरियर काउंसलिंग की एक्टिविटीज लगातार निरंतर करा रहे हैं। तो उससे आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो जब आप ये एक्टिविटी कराते हैं तो डेफिनेटली आप कोई नोटिस निकाला होगा, उसमें आपने कोई ब्रोशर बनाया होगा। जैसे अब हम वेबिनार्स कर रहे हैं तो हमने पोस्टर्स बनाए हैं, तो ये पोस्टर्स भी एक ग्रुप की तरह नेट में हमें दिखाने पड़ते हैं, नोटिस, ब्रोशर। और उसके बाद जितने बच्चों ने उसको अटेंड किया, जैसे इस वेबिनार में भी आपके पास एक रिपोर्ट आ रही है, आपने रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी क्यों किया है, ये भी इसलिए किया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट में आप दिखा सकते हैं कि हमने अपने कॉलेज के टीचर्स को फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक्रेडिटेशन और इसको बढ़ाने के लिए 7 दिवसीय एक कार्यशाला करी, जिसके अंदर हमने टीचर्स को क्वालिटी स्टैंडर्ड को, एक्रेडिटेशन को, असेसमेंट को समझाने के लिए रिसोर्स पर्सन को बाहर से इनवाइट किया, इस तरह का। और फिर आप जो फीडबैक भी लेंगे उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या आपका रिसोर्स पर्सन इस वर्कशॉप का जस्टिफिकेशन कर पाया या नहीं कर पाया। और प्लीज जो भी फीडबैक फॉर्म्स आपके इसमें आएंगे वो आपको रखने पड़ेंगे। तो और जो भी अटेंडेंस है पर डे की वो भी रखनी पड़ेगी।
कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स किस स्टेट के हैं, इस तरह की आपको एक रिपोर्ट इसकी बनानी पड़ेगी कि इस वर्कशॉप में इंटरनेशनल वर्कशॉप बन रही थी, बाहर के कितने लोग थे, इंडिया के कौन कौन से स्टेट से लोग थे, कौन कौन से कॉलेज से लोग थे, इस तरह की पूरी एक्टिविटी रिपोर्ट आपको। और अगर हो सके तो आप हर कोशिश करिए कि हर इवेंट के बाद एक प्रेस रिलीज दी जाए आपकी। तो ये सारी चीजों को आप कंबाइन करके अपना गूगल लिंक पे, गूगल ड्राइव पे आप उसको सेव करते जाइए इवेंट वाइज, और उसका लिंक सिर्फ आपको गूगल ड्राइव का आपको नेट में देना पड़ेगा। तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ साथ करिए, कंटिन्यूअस काम करिए, बिकॉज असेसमेंट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना भी कॉन्टिन्यूसली होता है। ये नहीं कि आपने एक ही एफर्ट किया, एक वर्कशॉप की तो आपका काम खत्म, आपको ये कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा। उसके बाद है 1.5। इसके अंदर यह है कि आप जैसे बच्चे आपके कॉलेज में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनके सभी चीजों का ध्यान रख पाए। कहीं ना कहीं बच्चों को शिकायतें रहती हैं, टीचर से भी रहती हैं, सहपाठियों से भी रहती हैं, मैनेजमेंट को लेके भी रहती हैं, सफाई को लेके भी रहती हैं, पानी को लेके रहती हैं, वॉशरूम को लेके रहती हैं। कई बार हो सकता है तो सेक्सुअल हरासमेंट के का शिकार हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, पर ऐसी चीजें बच्चे फेस करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाइए तो ये 5-6 तरह की प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है। सेक्सुअल हरासमेंट at workplace, problems relating to hygiene, water problems, sanitation and cleaning problems, proper, the space problems, infrastructural problems. तो ये हर इंस्टीट्यूशन फेस करता है। तो आपको बच्चों की शिकायतों को कैसे आप सॉल्व करते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, इसका मैकेनिज्म आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। जैसे अगर आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट खोलेंगे तो कॉलेज कंप्लेंट कमेटी आपको दिखेगी। उसके अंदर सभी का उसको बनाने का एक तरीका है कि पहले हम नोटिस निकालते हैं, फिर हम 2 विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाते हैं, एक प्रेसिडेंट होती है, एक को दूसरा पोस्ट हम देते हैं, एनजीओ का एक बंदा इसमें हमें डालना पड़ता है, एक वकील डालना पड़ता है, स्टूडेंट काउंसिल्स में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें बहुत ही मतलब तरीके से आपको कॉलेज कंप्लेंट कमेटी बहुत ही सेंसिटिव होती है। अभी मैं अपने कॉलेज में कॉलेज कंप्लेंट कमेटी के ऊपर एक प्रोग्राम कर रही हूँ जिसके अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की अवेयरनेस फैलाने के लिए जेंडर वुमेन डेवलपमेंट सेल और कॉलेज कंप्लेंट कमेटी मिलकर हम एक काफी बड़े अच्छे वक्ता को बुला रहे हैं ताकि वो इसका पार्ट बन सके और अपने राइट्स उनको पता होने चाहिए। तो आपके कॉलेज का कैसे मैकेनिज्म है, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे डालनी चाहिए ताकि बच्चे को कैसे प्रोसीड करना है। अब कई बच्चे अपना नाम आगे नहीं आने देना चाहते, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की मैकेनिज्म आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की रिस्पेक्ट, बच्चों की डिग्निटी, बच्चों की सोच, इसका भी हमें पूरा तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो आपको अगर प्रॉब्लम आई तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे किसको कांटेक्ट करना है। वो मीटिंग कॉल करेगा, उसके बाद आप उस जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम है उसको बुलाएंगे, किससे प्रॉब्लम है उसको बुलाएंगे, उसके मिनट्स आपको पास होने चाहिए, एटीआर आपको बनानी चाहिए कि आपने क्या एक्शन टेकन, रिपोर्ट बनाई है उस बच्चे की ग्रीवियंस सॉल्व करने के लिए, और बच्चे का टाइमली रिग्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को जनवरी में प्रॉब्लम आई है और आप दिसंबर में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तब नेट इसके लिए नाराज भी हो सकता है। तो आप किस तरह से बच्चों की कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और स्टूडेंट ग्रीवियंसेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म आपकी वेबसाइट पे जरूर होना चाहिए। देखिए मैं आती हूँ 5.1 पे, इससे एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ आउटगोइंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि बच्चा जब कॉलेज में आता है उसके ड्रीम्स होते हैं कि उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल सके। अब हम प्लेसमेंट सेल हर एक कॉलेज का बहुत एक्टिव है, तो कितनी कंपनीज आई, कितने बच्चे प्लेस हुए ऑन द कैंपस, इसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है पिछले 5 साल का। अब मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, यहाँ पे आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर बच्चा, क्योंकि 70% एम्प्लॉयमेंट जब बच्चा छोड़ के चला जाता है उसके बाद वो अप्लाई करता है, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है। एंड एज अ प्रिंसिपल आई नो दैट आई कीप गेटिंग कॉल्स कि ये बच्चा इस ईयर में यहाँ से पास आउट हुआ है, डज ही बियर अ गुड कैरेक्टर, इस तरह की वेरिफिकेशन ईमेल्स हमारे पास लगभग रोज आती है और हम उसको वेरीफाई करते हैं। इवन आई ट्राई एंड स्पीक विद एम्प्लॉयर ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह प्लेस हो सकें। तो जहाँ पे भी प्लेसमेंट कमेटी का या कॉलेज का रोल आ जाता है उनकी नौकरी के अंदर, तो वो डेटा आप अपने नेट में पिछले 5 साल में कितने बच्चे प्लेस हुए दिखा सकते हैं। पर अगर कॉलेज का कोई रोल नहीं है, कॉलेज का मीडिएशन नहीं है, तो वो डेटा चाहे वो
किसी भी अच्छी पोस्ट पे चला जाए वो आपको नहीं दिखा सकते। इसलिए आप अपने बच्चों को बता के चलिए कि जहाँ पे भी आप प्लेस हो रहे हैं आप कॉलेज को इन्वॉल्व जरूर करिए, क्योंकि कॉलेज से वेरिफिकेशन है। और अगर हम फिक्स करते हैं कि बच्चा कॉलेज का लास्ट 5 years के टेम्पलेट में नेट को दे सकते हैं, ओनली if the role of the placement committee is there and if the role of the college is there। अगर ऐसा हमारे पास कोई रोल नहीं है हम तो नहीं दे सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं एवरेज परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेशन इन हायर एजुकेशन इन लास्ट 5 years। मैंने आपको प्रोग्रेशन की बात ओवरव्यू में बताई थी कि बच्चे की जर्नी कॉलेज में 3 साल की है यूजी में। यूजी के बाद बच्चे कितने पीजी में जाते हैं, पीजी से एमफिल में जाते हैं, एमफिल से पीएचडी में जाते हैं। तो ये सारा चीज जो है आपकी वो आपको देखनी है कि कितने बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। और ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर हम अपने एलुमनाई के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। तो आपके बच्चे जब कॉलेज छोड़ के जाते हैं हमेशा एक एनुअल मीट तो आप करिए ही करिए। दूसरा, आप उन बच्चों के साथ कनेक्टेड रहिए, उनको अपनी कॉलेज की एक्टिविटीज में एंगेज रखिए, जिसको हम एलुमनाई एंगेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं। कि किसी बच्चे से लेक्चर करवा लिया। अच्छा, आप कई बच्चों की, मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल देती हूँ। हमारे कॉलेज में एक एलुमनाई है, उसका नाम है हरीश, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और कॉलेज के हर टीचर के साथ, हर बच्चे के साथ आज तक जुड़ा है। सारी एलुमनाई मीट वो स्पॉन्सर कर चुका है, 1 रुपया भी कॉलेज को खर्चने नहीं देता वो। और उसको इस बात से पीस मिलता है कि मैं अपने, जो मेरा कॉलेज जिसने मुझे इस पोजीशन पे आज मैं हूँ, वो अपने कॉलेज और अपने गुरुओं की वजह से हूँ। तो वो हर टीचर के पैर छूता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनको ये बताता है कि नहीं ये मेरा कॉलेज है। तो पर हमसे एक गलती हो गई कि हमने उसको बोला कि तू डायरेक्टली, क्योंकि मैं नेट किसी को नहीं पता, तो मैंने उसको बोला कि आप डायरेक्टली वेंडर को पेमेंट कर दो। पर ये मेरा गलत था, मैं एक्टिविटी को दिखा तो पा रही हूँ। बताना चाहूंगी आपकी कॉलेज की एलुमनाई रजिस्टर्ड है तभी आपको नंबर मिलेगा। सारे आप अपनी एलुमनाई को रजिस्टर कराइए। रजिस्टर कराने के बाद रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है तो आप ऐसे एंगेजमेंट करिए कि एलुमनाई आपके साथ जुड़ा रहे, एलुमनाई आपके कॉलेज के इवेंट्स को स्पॉन्सर करे। तो जो भी पैसा वो देगा वो हमेशा कॉलेज के एलुमनाई अकाउंट से रूट होना चाहिए। जैसे गलती आप मत करिएगा। अगर वो 1000 रुपए की भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो वो दोबारा से आपको बैंक में जमा कराने चाहिए एलुमनाई के, और बैंक से वो रूट होने डर के। तो इसका आपको, तो ये आपको है। और जितने कर चुके है कि जो आपका एग्जाम मतलब ये है, ये क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इस कुछ कर नहीं सकते, आपको एक्चुअल देना पड़ता है। तो जो बच्चे जब पास कर चुके हैं तो वो उनको उनका लेटर, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कट करना है। उसके बाद अगर आप लोग को कोई अवार्ड मिला है तो उसकी अवार्ड पिछले 5 साल में बच्चों को मेडल मिला, ये आपको इसमें अब आप आ जाइए को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्टूडेंट काउंसिल, जो भी आप मैं आपको इसको बहुत खोलकर अच्छे से समझा रही हूँ। इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन एंड एंगेजमेंट इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव को करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं उसमें आप हमेशा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन और स्टूडेंट काउंसिल को हमेशा इन्वॉल्व करके रखिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो बच्चों के थ्रू आप जो भी प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप बच्चों के थ्रू भी प्रमोट करेंगे कोई भी चीज, तो वो बहुत जल्दी, जैसे आप I2AC सेल आपका है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करिए, एंटी रैगिंग कमेटी है उसमें इन्वॉल्व करिए।
स्टूडेंट ग्रीवियंस कमेटी है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स का कोई सेल है, कल्चरल कमेटी है। तो जो भी, क्योंकि सारी इंस्टीट्यूशन ही स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो जहाँ जहाँ पे भी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद आपने और इसके करीब 20 नंबर हैं। तो जैसे मैंने आपको कुछ इसमें इनोवेटिव चीजें बताई थी, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट का कार्यक्रम करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो जिसमें हम शोकेस करते हैं कि जितने भी स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के हैं उनका कल्चर, उनके जो कपड़े पहनते हैं, फैशन शो के साथ उनके जो फोक गाने हैं, ऐसे आप फोक डे मना सकते हैं। आप अपना कोई भी इनोवेटिव कल्चरल इवेंट बना सकते हैं जिसमें बच्चे एंजॉय करें, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस हो, और उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट और ये सबका लिंक आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वालिटेटिव मैट्रिक्स आता है 5.41। इसमें आपको सबसे पहले है कि रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन है कि नहीं है, क्या वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है आपकी डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा डेटा आपको इकट्ठा करना है। तो आपको कम से कम एलुमनाई के साथ कनेक्टेड रहना है। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम एलुमनाई मीट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट डिजिटल एलुमनाई मीट, जिसके अंदर हम पुराने बच्चों को ईयर वाइज फेसबुक पे डालकर, लिंक्डइन पे डालकर उनको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमसे उनको आगे भी हमें उनका डेटा चाहिए। तो उनसे कनेक्ट बना के रखना, और कनेक्ट भी ऐसा कनेक्ट की बॉन्डिंग फॉर्म, यानी कि हमको सिर्फ उनके 5 साल का हमें देना है, पर बॉन्डिंग हमारी लाइफ टाइम की ऐसे बच्चों के साथ हमारी होनी चाहिए, ताकि वो आगे हमारे इंस्टीट्यूशन को करने में हेल्प कर सके और आगे बच्चों की नौकरी लगवाने में हेल्प कर सके। आपको शायद एलुमनाई एसोसिएशन और एंगेजमेंट की पावर का नहीं पता। टुडे वी कॉल इट इज नॉट वर्क, इट इज नेटवर्क। So network can do wonders, and if you are having a very good linkages with your alumni meet, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसका, जैसे वो हमारे कॉलेज से पढ़ के गया, तो उसका ये कॉलेज का नाम उसकी हमेशा लाइफ के साथ जुड़ा रहेगा। वो हमेशा ही यही कहेगा कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, और अगर मैं आज सोसाइटी में इस पोजीशन पे हूँ तो मैं इस कॉलेज और इस संस्था की वजह से हूँ, क्योंकि मेरा बेस इस कॉलेज से बना, इस स्कूल से बना। तो स्कूल और कॉलेज की जो एफिलिएशन है वो लाइफ टाइम होती है, इसीलिए उनका वो तन मन धन से आपका अपने इंस्टीट्यूट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको ऐसे लोगों को मोटिवेट करना है। तो अगर वो पैसा दे रहे हैं, तो पैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि आपको एल्यूमिनाई फंड के थ्रू और बैंक के थ्रू आपको दिखाना चाहिए। 5 लाख दे रहे हैं, 4-5 लाख दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, इसमें से आप जितना भी दे रहे हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगी। जितना पैसा ज्यादा एल्यूमिनाई दे रहा है उतना नेट का स्कोर आपका बढ़ेगा। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें मैंने आपको सारे पहलुओं के बारे में आज बताया। इस स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी पैरामीटर है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट देते हैं, उनके करियर प्रोग्रेशन की तरफ काम करते हैं, उनकी सारी फैसिलिटीज को देखते हैं, उनको हम किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी नौकरी कैसे लगवा सकते हैं, और उनकी लाइफ को में आगे भी वो हमसे जुड़े रहे एल्यूमिनाई एंगेजमेंट के फॉर्म में। तो हम इसके लिए भी बहुत ही कार्यरत हैं। तो एल्यूमिनाई रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखिए। एल्यूमिनाई रजिस्टर्ड नहीं है, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स एल्यूमिनाई से रिलेटेड हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन, अगर वो पैसे के अलावा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में जाएगी, और अगर वो पैसे के साथ भी कर रहे हैं दूसरी भी तरह, तो दोनों में जाएगी। 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है। इसका मैं एक सजेशन आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपका एल्यूमिनाई बहुत ही इजीली आपको फंड देने को रेडी होता है, ऐसे बहुत सारे अच्छे इंसान इस दुनिया में हैं जो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, फंड भी देते हैं कॉलेज को, तो आप उसका एक एंडोमेंट फंड बना दीजिए, उसकी फिक्स डिपॉजिट बना दीजिए। उसका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उससे आप बच्चों को अवार्ड दीजिए। जो गरीब बच्चे हैं उनकी आप स्कॉलरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी इनोवेटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अपनी पॉलिसी नेटवर्क के तहत होता है। तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे कॉलेज में ये पॉलिसी है,
इस पॉलिसी के कारण हम ऐसी एक्टिविटी को इस तरीके से कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं लक्ष्मी जी से बोलती हूँ कि वो मंच संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नमिता मैम। हमेशा की तरह हमारा आज का 5वां सत्र भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जानकारी से भरा रहा। बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य जिसमें आपने आज छात्रों की प्रगति व समर्थन विषय के ऊपर बहुत ही बारीकी से अपना वक्तव्य दिया। हम सभी को उसकी बारीकियों से अवगत कराया कि किन नियमों को अपनाकर हम छात्रों की प्रगति और समर्थन को हम लोग अपना सकते हैं और किस तरह से ये छात्रों की प्रगति व समर्थन हमारे लिए NAAC के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर थोड़ा सा मैं इसको संक्षेप में करूँ तो जिन महत्वपूर्ण चर्चा की आपने इनोवेटिव की बात करी, जिसमें आपने एकेडमिक एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स लर्निंग की बात करी, साथ ही आपने एजुकेशन स्किल्स की बात की। सांस्कृतिक गतिविधियों को और भी अधिक रोचक बनाते हुए हम किस तरह से अपने बच्चों को हर स्टेट का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, हम उसे किस तरह से हम उनको रूबरू कर सकते हैं, आपने बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से बताया। मैं 2 मिनट का समय चाहूंगी। मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। डॉक्टर आरती प्लीज संभालिए। डॉक्टर आरती प्लीज संभालिए। जी लक्ष्मी मैम। नमिता मैम ने आज भी हमें बहुत अच्छे से NAAC के 5वें क्राइटेरिया के विभिन्न पॉइंट्स के बारे में बताया। आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत लाभदायक रहा। मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें एल्यूमिनी एसोसिएशन का रोल और एल्यूमिनीज को कैसे हम जोड़ के रखें अपने साथ और वो कैसे हमें NAAC के पॉइंट स्कोर करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, इन सब पॉइंट्स के बारे में बताया। हाँ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बता दीजिए। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, अगर आप डॉक्टर आरती जी तो हम उसको हम आगे नहीं कर सकते। कोई भी क्राइटेरिया में आपको नंबर नहीं मिलेगा। ओके डॉक्टर आरती जी, मैं आ चुकी हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी ओके, सो यू कैन कंटिन्यू डॉक्टर लक्ष्मी। हाँ बिल्कुल। मैं बात कर रही थी कि आपने सांस्कृतिक गतिविधियों को किस तरह से अपनाते हुए हम किस तरह से बच्चों को हम जो हमारी हर स्टेट का जो कल्चर है, हम किस तरह से बच्चों को बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से हम उनसे रूबरू करा सकते हैं, हम उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आपने एक सरल तरीका बताया कि हम लोग हर मंथ एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें हम हर मंथ एक स्टेट को उठा सकते हैं, उसके कल्चर को उठा के हम अपने बच्चों को उससे रूबरू करा सकते हैं, हम उसके विषय में जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ में आपने बात करी कल्चर प्रमोशन एक्टिविटी के बारे में, साथ ही आपने बात की प्लेसमेंट की पॉलिसी की, स्टूडेंट्स अलर्ट की बात की, स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम की आपने बात की, और साथ में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम लोग 5 साल तक हम लोग स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्शन करें जो बच्चे हमारे पास से चले जाते हैं। इसी के साथ में आपने बात करी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, आपने एलिमनी रजिस्ट्रेशन की बात करी। ये बहुत सारे ऐसे इतने महत्वपूर्ण बिंदु जो वास्तव में किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी संस्थान की उन्नति के बहुत ही अधिक सहायक हो सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसे महीन बिंदु है जिनके ऊपर ध्यान न देने के कारण कॉलेज या संस्थान अपने नंबर्स को गवा देता है। और हमें लगता है दोस्तों कि ये इतने जितनी आज बारीकियों से इनको रेखांकित किया गया सभी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही मैं मन नहीं होता है मीटिंग को एंड की तरफ ले जाने का, मन होता है कि ये सेशन यूं ही चलते रहे, हमारा बना रहे, लेकिन समय की बाध्यता और विशेष रूप से जो हमारे रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर नमिता राजपूत जी, मैं जानती हूँ, हम सभी लोग जानते हैं कि वो कितनी व्यस्त हैं, और ये हम सभी का सौभाग्य में बार बार कहती हैं कि उन्होंने अपने अति व्यस्ततम समय में से अति व्यस्ततम समय में से जिस तरह से उन्होंने हमारे कॉलेज के निवेदन को स्वीकार किया है, हमारे विनम्र निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया, अपना कितना कीमती समय दिया। धन्यवाद शब्द उसके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि धन्यवाद शब्द से हम किसी के टाइम को हम बाउंड नहीं कर सकते। तो डॉक्टर नमिता मैम, मेरे पास मैंने कल भी आपको खाली एक सिंगल वर्ड भेजा था, स्पीचलेस। मैम मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, बस हृदय की अनुभूति हृदय स्वीकार कर लेता है। आपकी कहती कि आप हृदय से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं, मैं भी इसी तरह से हृदय के भावों को पूरी श्रद्धा के साथ में आपको समर्पित करती हूँ। जिस तरह से आप हमें समय दे रही हैं मैम, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।
बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी मेल्स आ रही हैं, मैम जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कितना सारगर्भित आपका भी चल रहा है, कितनी सारगर्भित ये हमारी कार्यशाला चल रही है। और विशेष रूप से मैं एक नाम जरूर लूंगी, अभी अभी मेरे पास एक मेल में देख रही थी डॉक्टर सविता जी जो कि मुंबई से हैं। मैं जरूर आपको मैं उनका जो मेल आई है मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें मैम कहीं ना कहीं पे हम सभी को बहुत ही मोटिवेट करती हैं। वो लिखती हैं, अगर आपकी अनुमति है तो मैं पढ़ दूं बहुत जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए पढ़िए। बिल्कुल मैम। आदरणीय मैडम, मैं डॉक्टर सविता तारडे SNT आर्ट्स कॉलेज मुंबई से हूँ। आपका वेबिनार बहुत ज्ञानवर्धक है और डॉक्टर नमिता राजपूत मैडम जैसा पारंगत वक्ता आपने इस वेबिनार के लिए चुना, इसलिए सर्वप्रथम धन्यवाद। आपके कॉलेज यमुनानगर हरियाणा सही मायने में लॉकडाउन के समय में शिक्षा को उच्चतम सजा रहा है। मैडम, हमारा भी गर्ल्स कॉलेज है और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, फिर भी आपने और आपके कॉलेज ने समय का जिस प्रकार से सदुपयोग किया है और हमें भी कराया है, उसके प्रति मैं सदा आभारी हूँ। आपकी प्रिंसिपल भी हमेशा तत्पर रहती है सभी प्रतिभागियों से संवाद साधने के लिए। यह मुझको अच्छा लगा। डॉक्टर लक्ष्मी मैम, आरती मैडम और आपके संपूर्ण स्टाफ को धन्यवाद। आपकी आवाज बहुत मधुर मीठी है। मैडम, यह वेबिनार अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी रहा है। आप सभी का इसलिए दूर से भी बहुत ही नजदीक लग रहा है। पुनश्च पुनश्च धन्यवाद। मैडम सविता जी, अभी आपकी इस मेल को पढ़ने से पूर्व आज मैं सुबह जब मैं आपसे जुड़ी तो मैं आपसे कह रही थी कि आप सभी के साथ ये 5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और जो जो हमारे दिन हमारा सेशन ऑफ की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं भी सोच रही हूँ कि आपका साथ किस तरह से मैं सहयोग करूँ। हमारे पास आईडीज है, हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर है, हम उम्मीद करते हैं कि दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि कोई लक्ष्मी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कल का जो वेबिनार है कल 11 से 12 हम कर लें, कि मेरी कल कॉलेज में एक मीटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे निकलना, तो 11 से 12 लेक्चर देने के बाद कल फिर, क्योंकि मेरे को 1 घंटा लगता है अपने कॉलेज पहुंचने में, तो 11 से 12 कल का लेक्चर पूरे 11 बजे हम लोग जुड़ जाएं और 12 बजे तक मैं आपको पूरा एक क्राइटेरिया समझा दूंगी। ओके मैम, कल हम लोग टाइमिंग अपनी 11 बजे की रखेंगे। और इन्हीं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर नमिता राजपूत मैम का, धन्यवाद हमारी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर किरण आंचा मैम के समय बहुत। थैंक यू सो मच डॉक्टर नमिता, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर वरिंदर गांधी मैम का इसी के साथ देश विदेश से जुड़े वरिष्ठ महानुभावों का, जिनकी उपस्थिति ने इस वर्कशॉप को बहुत ही सार्थक स्वरूप प्रदान किया। इसी के साथ डॉक्टर लक्ष्मी, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपनी मीटिंग को रिलीज कीजिए और जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी रूप में कल 11 बजे, हाँ कल 11 बजे, कल 11 बजे मिलेंगे हम लोग इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म के। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान। नमस्कार। थैंक यू नमिता, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। Dr. Lakshmi, yes, because most of the delegates have left, so please inform everybody about the change in timings for tomorrow's webinar. Okay, ma'am. Hello, Lakshmi? Yes, ma'am, we will mail them. हाँ ठीक है, ओके ठीक है। जी मैम, हम लोग मेल कर देंगे मैम, हम मेल कर देंगे पार्टिसिपेंट्स को टाइम। हाँ जी ठीक है, ओके। डॉक्टर आरती जी, क्या आप मुझको सुन पा रही हैं? आपकी वॉइस चली गई हमारे पास से, शायद मैम कुछ कह रहे थे। हाँ जी मैम, मैं सुन पा रही हूँ। वॉइस बिल्कुल चली गई थी जब प्रिंसिपल मैम बोल रहे थे। मैम मीटिंग लीव कर रही हूँ मैं इधर से। अब आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ गई है। ठीक है। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज लीव द मीटिंग। I request all participants to please leave the meeting now.